हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में मैथ्स के सैम्पल पेपर में बात करेंगे। ठीक है, जो कि टर्म 1 का जो पैटर्न है। ठीक है, टर्म 1 में जो मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चन आएंगे किस तरह से आने वाले हैं। देखो, मैथ्स के जो पेपर में 3 सेक्शन होंगे, ए सेक्शन, बी सेक्शन एंड सी सेक्शन। ए सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 16 सेलेक्ट करने होंगे, 16 आपको करने होंगे। और बी में भी 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको 16 करने होंगे। एंड सी सेक्शन में 10 क्वेश्चन होंगे केस स्टडी बेस्ड, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। इसमें से 16 करना होगा, इसमें से 16 करना होगा और इसमें से 8 करना होगा। तो टोटल हमारे 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ईच क्वेश्चन का ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ऑल क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। ओके, तो आप टोटल जो पेपर बनेगा वो 40 मार्क्स का बनेगा। टोटल पेपर 40 मार्क्स का बनेगा और टोटल हमारे पेपर में 50 क्वेश्चन दिखेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन ए में 16 करने होंगे, सेक्शन बी में 16 और सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन करने होंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो सैम्पल पेपर है, ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, कह रहा है कि साइन, फिर विद इन ब्रैकेट पाई अपॉन 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल टू। ओके, तो हम लोग इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे बात करने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, साइन है। साइन है, ये क्या है बेटा, पाई अपॉन 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ होंगी। बाकी जो क्वेश्चन को हम लोग हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स ये माइनस का है, तो देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल होता है बेटा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स के इक्वल होता है। इट मीन्स सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, साइन पाई/3 है, सेम ऐसे ही रहेगा। और साइन इनवर्स माइनस का हाफ क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो प्लस का क्या जाएगा, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2। अब ये साइन इनवर्स है 1/2 कितने की वैल्यू होती है साइन में, साइन 30 की वैल्यू होती है। जी हाँ, साइन 30 की वैल्यू होती है, तो ये पाई/3 रहेगा। एंड प्लस यहाँ पे साइन इनवर्स साइन पाई/3 कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे ये 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री को रेडियन में लिखोगे पाई/6। क्या लिखोगे, पाई/6, तो आपका आ जाएगा पाई/6 आ जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे, पाई/6। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स, जब साइन इनवर्स साइन एक्स होता है तो ये किसके इक्वल आता है, एक्स के इक्वल आता है। और ये जो वैल्यू होगी वो किस इंटरवल में आनी चाहिए, -पाई/2, क्लोज इंटरवल -पाई/2 से पाई/2 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, -पाई/2 से पाई/2। ओके, तो यहाँ से बेटा क्या जाएगा, फाइनली साइन पाई/3 और प्लस का साइन इनवर्स साइन, ये साइन यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका जाएगा पाई/6, दैट इज साइन पाई/2। और साइन पाई/2 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज का 1। ओके, तो यहाँ पे आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट क्या आ गया, दैट इज 1 आ गया। इट मीन्स डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है कि नहीं, यस और नो, कन्फर्म है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ के लेस देन 0, के लेस देन 0 फॉर विच द फंक्शन f डिफाइंड एज 1 माइनस cos kx अपॉन x sin x, x नॉट इज इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, दैट इज 1/2। ठीक है, ये लिमिट्स मतलब कॉन्टीन्यूटी का प्रॉब्लम है, कॉन्टीन्यूअस, दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू पर्टिकुलर वैल्यू पे फंक्शनल वैल्यू, पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, तो फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। फंक्शन क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। ठीक है, फंक्शन आपका क्या होगा, कॉन्टीन्यूअस होगा। अब ये देखो यहाँ पे इन्होंने बोला था वैल्यू ऑफ के, और ब्रैकेट में क्या लिखा हो, के लेस देन 0, मतलब के लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके, फॉर विच द फंक्शन दिस डिफाइंड एज समथिंग। ओके, तो यहाँ से देखिए क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, ये एफ एक्स है। अच्छा, एक्स इक्वल टू 0 पे 1/2 दे रखा है, दिस इज द फंक्शनल वैल्यू गिवन है। और यहाँ पे जो नॉट इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को लेना होगा। ठीक है, तो देखो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन होगा, तो इसका क्या मतलब, हम लोग लिमिटिंग वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज 1 माइनस का कॉस के एक्स, 1 माइनस का कॉस के एक्स अपॉन क्या आएगा, एक्स साइन एक्स आएगा। ठीक है, एक्स साइन एक्स आएगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा यहाँ पे 0 पुटअप करने पे, क्योंकि देखो आप पता होगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, अगर राइट हैंड लिमिट होता है तो वहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू क्या करती है बेटा,
लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। ओके ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर जीरो रखते हो तो लिमिट की कौन सी फॉर्म बन रही है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, 1 - 1 जीरो आ जाएगा, और यहाँ पे साइन जीरो जीरो होता है तो 0/0 फॉर्म बन रही है। क्या बन रही है, 0/0 फॉर्म बनना है। अब देखो 0/0 फॉर्म बना है, क्लियर है कि नहीं, 0/0 फॉर्म बना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 - cos kx अपॉन x sin x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर लिमिट की प्रॉब्लम है, वो 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो हम लोग वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ द न्यूमरेटर अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अकॉर्डिंग टू एल हॉस्पिटल रूल 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, cos kx, cos का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x, मतलब साइन क्या जाएगा, sin kx इंटू के हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टेन रूल, क्योंकि kx को अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे तो दैट इज क्या जाएगा, अपॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos x आ जाएगा, प्लस का यहाँ पे cos sin x है, और x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक स्टेप जब प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाए तो फिर अगेन फिर चेक करना होता है, दिस इज द फॉर्म, इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या है, कैसे है। तो अगर आप यहाँ पे 0 पुटअप करोगे ना, तो साइन 0 फिर 0 आ जाएगा, तो न्यूमरेटर में 0 मिलेगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, साइन 0 0, यहाँ पे 0 प्लस इंटू कॉस 0, मतलब कुल मिलाकर के डिनोमिनेटर भी 0 आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ पे फिर हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनली क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे के साइन एक्स, तो अगेन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल। फिर अगर हम लोग एल रूल लगा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, एल रूल अप्लाई करने पे क्या आएगा, साइन के एक्स, ये के तो बाहर रहेगा, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस के एक्स होता है, इंटू क्या आ जाएगा, इंटू फिर अगेन किया जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू चेन रूल यहाँ पे के एक्स का डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा। अपॉन क्या होगा, यह एक्स कॉस एक्स है, प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट फंक्शन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, प्लस का कॉस एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 होता है। ठीक है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग यहाँ पे एक स्टेप और आगे बढ़े तो पता चला कि यहाँ पे कोई फॉर्म नहीं बन रहा है, क्योंकि cos 0 क्या होता है, इन न्यूमरेटर 1 आ जाएगा, अपान में ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे cos 0 1, यहाँ पे cos 0 1। तो फाइनली पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, जैसे लिमिटिंग वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा, के स्क्वायर cos 0 अपॉन यहाँ से cos 0 प्लस का cos 0, तो फाइनली कितना आ जाएगा, के स्क्वायर अपान में 2 आ जाएगा। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फंक्शनल वैल्यू कितना दे रखा है, हाफ, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज द इक्वल टू के स्क्वायर अपान 2 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, दैट इज का 1, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, के इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से के की जो वैल्यू आई दैट इज प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। और हमसे क्वेश्चन में बेटा बोला गया है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस 1 भी है, बट यहाँ पे ब्रैकेट में कहा गया है कि के की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। इट मीन्स दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट बोला गया देन द वैल्यू ऑफ के लेस देन 0 होना चाहिए। तो के की वैल्यू क्या आई है, के की वैल्यू प्लस माइनस का 1 आई है, टेकिंग अ पॉजिटिव साइन के इज इक्वल टू दैट इज 1 एंड टेकिंग अ नेगेटिव साइन के इज इक्वल टू माइनस का 1, इट मीन्स -1 क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा, यस और नो। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल एक ऐसा रूल है जो हमको लिमिट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प देता है। ठीक है, तो इसमें बस करना इतना होता है, ये एल हॉस्पिटल रूल आपका 0/0 में एप्लीकेबल है, 0/0 फॉर्म हो या फिर इन्फिनिटी फॉर्म हो, 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म में एप्लीकेबल है। ओके, तो इसमें फंक्शन के न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं एंड डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करते हैं। आफ्टर दैट फिर वहाँ पे हम लोग फॉर्म चेक करते हैं, अगर कुछ ऐसा बनता है तो फिर अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, ये प्रोसेस चलता रहता है। ओके, जब तक कि फॉर्म रिड्यूस ना हो जाए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे एक बार हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर अगेन फिर डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ से फंक्शन रिड्यूस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस 1 आया था, बट के लेस देन 0 कह रहा है, तो के की वैल्यू -1 आ जाएगी। क्लियर है बात कि नहीं, कन्फर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 ए आई जे इज इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू जे है तो 1 लेना है, और आई इज इक्वल टू जे दैट इज 0 आना है। देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, बहुत ही फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे,
इसकी लॉजिक को समझिए। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ए आई इक्वल टू जे, देखो यहाँ पे ये बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे किसी भी मैट्रिक्स में ए बी सी डी, ठीक है, ये 1 1 होता है, A12 है ना, A12 एंड A21 एंड A22। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉब्लम कह रहा है कि अगर आई नॉट इक्वल टू जे है तो 1 लेना है, आई नॉट इक्वल टू जे है तो 1 लेना है, और आई इक्वल टू जे है तो जैसे मतलब आई थोड़ा जेड कॉलम इक्वल है तो यहाँ पे 0 लेना है। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, दैट इज यहाँ पे 1 एंड यहाँ पे 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए स्क्वायर की वैल्यू बताना है। ए स्क्वायर तो बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं, 0 1 1 0, ठीक है, इंटू 0 1 1 1 0, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, रो बाई कॉलम 0 इंटू 0 एंड 1 इंटू 1। तो यहाँ पे रो एंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, RCM चलता है। फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का रो दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, तो 0 से 0 मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, एंड 1 1 जा 1 आ गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे 0 से इसको मल्टीप्लाई करो 0 आ जाएगा, एंड 1 0 जा 0, तो कुल मिलाकर के 0 रहेगा। अब देखो यहाँ पे 1 से 0 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, एंड 0 से 1 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ठीक है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, एंड 0 को 1 से 0 मल्टीप्लाइड बाई, देखो रो बाई कॉलम चलता है ना, तो 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, तो पहला एलिमेंट क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, देखो ये रो में 2 एलिमेंट हैं 0 एंड 1, और कॉलम में भी क्या 2 एलिमेंट हैं, तो 0 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 1 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। एंड 0 इंटू सेकेंड यहाँ पे कॉलम क्या है 1 0, तो 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू 0 0, तो फाइनली यहाँ पे 0 आ गया। फिर हमने सेकेंड रो को पकड़ा तो 1 0 जा 0 एंड 0 1 जा 0, तो 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमने सेकेंड रो को एंड सेकेंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1 एंड 0 0 जा 0, तो कुल मिलाकर के यहाँ देश आ जाएगा। तो फाइनली यहाँ से आंसर क्या आने वाला है, 1 0 0 1 आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इट मीन्स विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि 1 0 0 1 ओके दिया जाएगा। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर है कि नहीं बात, यस और नो। ये क्वेश्चन का कंडीशन को हमको देखना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। जो कंडीशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक्स डिफाइन किया, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ के विच ए इज इक्वल टू के 4 8 एंड 2 के इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। ये 2 इंटू 2 के सिंगुलर मैट्रिक्स है, और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब यहाँ पे जो ये मैट्रिक्स दे रखा है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, इससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर 2 इंटू 2 के मैट्रिक्स को कैसे एक्सपेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 के स्क्वायर माइनस का 8 4 जा 32 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 16 जा 32 के स्क्वायर कितना आएगा 16 आएगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड के इक्वल टू प्लस माइनस का 4, के इक्वल टू प्लस माइनस का 4 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चाहे हमसे 2 इंटू 2 की बात करें या 3 इंटू 3 की बात करें, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उससे बनने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ये फॉर क्या होता है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ये सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। यस और नो, बात समझ में आ गई ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो आपको मैं बता दूं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में कभी भी क्लोज इंटरवल नहीं लगता है। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन क्या लेके चलना होता है, 0 लेके चलना होता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन अगर ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट करे तो ये इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर है कि नहीं, कुछ ऐसा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 सॉल्व करना है, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, तो जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, दिस इज द 2x माइनस का 4 आ जाएगा। अच्छा एक बात और, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है, फिर फैक्टर करना होता है, ठीक है। फिर फैक्टर करना होता है, 2 कॉमन लेंगे x माइनस का 2 आ जाएगा, 2 कॉमन लेंगे x माइनस का 2 आ जाएगा, और फिर वेवी कर्व मेथड से हमको उसको इजीली सॉल्व करना होता है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट 2 आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ से ये मेथड क्या बोलता है कि जैसे क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए, और ये ओनली सिंगल 2 है तो ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा प्लस के, और ये कहाँ मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी पे मिलेगा। अब 2 से अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे 2 से अगर ज़्यादा वैल्यू रखते हो, दैट इज़ 2.1 समथिंग, तो 2.1 माइनस 2 क्या आएगा, पॉजिटिव, तो इस वाले में पॉजिटिव मिलेगा। और 2 से लेस में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो 2 से लेस का मतलब 2 से लेस वैल्यू लीजिए,
1.9 लिया आपने, यहाँ पे पुटअप किया 1.9 माइनस कर दो, दैट इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव मिलेगा। अच्छा हमसे क्या बोला है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका क्या मतलब प्लस वाली वैल्यू, इट मीन्स 2 से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू रखिए, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, तो ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे इस इंटरवल की किसी भी पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए एफ डैश एक्स क्या है, दैट इज ग्रेटर दैन 0 है। यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। चलिए इसका मतलब ये हमारा बी ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ 3, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 3 इंटू 3 ऑर्डर का है, ये बोल दिया 3 इंटू 3 ऑर्डर का है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दैट इज माइनस का 4, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ए में रिलेशन क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 होता है, n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमारा क्या 3 है, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की जब बात करने वाले हैं, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 माइनस का 1 दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 आ जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू दे रखी है माइनस का 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 16 इज द करेक्ट ऑप्शन। यस और नो, बात समझ में आ गई कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। 7 क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इज द सेट 1 2 3 डिफाइंड आर इज इक्वल टू 1 1 1 2 2 2 3 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन की बात कर रहा है, तो आप समझिए बात को, इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब कोई भी रिलेशन क्या हो, सिमेट्रिक हो, मतलब ए रिलेटेड टू ए हो, रिफ्लेक्सिव हो, ये क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज दैट बी रिलेटेड टू ए, तो ये क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये सिमेट्रिक होगा, एंड ए रिलेटेड टू बी का बी रिलेटेड टू सी इम्प्लाइज दैट ए रिलेटेड टू सी, अगर कुछ ऐसा आ जाता है तो क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। और जो तीनों को फॉलो करता है, 3 रिलेशन को फॉलो करता है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में क्या है, 1,2 यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, 1,1 ठीक चलेगा, 2,2 3,3, तो 1,2 को यहाँ पे क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो ये रिलेशन हमारा कैसा हो जाएगा, इसी तरह इक्विवेलेंस हो जाएगा। 1,2 क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया जाए, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ये मैट्रिक्स का बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 मैट्रिक्स आर इक्वल, इट मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। इट मीन्स यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ, 2a प्लस का b, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ 4, इसका मतलब 2a प्लस का b किसके इक्वल, 4 के इक्वल, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। a माइनस का b, a माइनस का 2b किसके इक्वल, माइनस का 3 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या बोला है, 5c माइनस का d इज इक्वल टू, ये थर्ड वाला एलिमेंट है, ये किसके इक्वल, 11 के इक्वल, तो यहाँ से इज इक्वल टू 11 आ गया, इक्वेशन नंबर 3 आ गया। एंड यहाँ पे 4c प्लस का 3d इज इक्वल टू दैट इज का 24, इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ओके, अब इसको जितनी जल्दी आप सॉल्व कर लो, ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, और ए बी सी की वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुटअप करना है। देखो यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 2a प्लस का b है, यहाँ से 2a प्लस का b, यहाँ पे 2b है, तो आप क्या करो, फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4a 2b आ जाएगा, एंड 2 4 जा 8 आ जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करना है, ये 1 का डैश आ गया, दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या आने वाला है, 2b से 2b कैंसिल हो गया, 4a प्लस का a 5a, यहाँ पे क्या जाएगा, दिस इज 8 माइनस का 3, दिस इज 5, a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, a इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ पे किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, फ्रॉम 1, मान लो हमने 1 में पुटअप किया, फ्रॉम 1, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस का b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज का 2 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 राइट में आएगा, तो 4 माइनस का 2 आ जाएगा। तो a और b की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली यहाँ पे हमको c एंड d की वैल्यू बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना होगा, तो यहाँ पे d का कोफिशिएंट 3, यहाँ पे 3, तो हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 5 जा 15c माइनस का 3t इज इक्वल टू 33, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, तो ऐड करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी सेम है, सब्ट्रैक्ट हो जाए, ऐड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 प्लस का 4 कितना होगा, 19c हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा, 4 प्लस का 3 7 आ जाएगा, एंड यहाँ पे 3 प्लस का 2 5 आ जाएगा, ओके, 19 3 जा, तो यहाँ पे फाइनली c की वैल्यू 3 आ गई, c की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब जो किसी इक्वेशन में पुटअप कर दो, 5 इंटू 3 माइनस का d इज इक्वल टू दैट इज का 11, तो माइनस का d इज इक्वल टू 11 माइनस का 15 आ जाएगा, ओके, तो माइनस का d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 11 माइनस का 15 दैट इज माइनस का 4 आ जाएगा, तो d इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब a और b और c की वैल्यू आ गई, यहाँ पे मेन इक्वेशन में पुटअप करना है, a इक्वल टू 1 है, प्लस का b इक्वल टू क्या है हमारा, b इक्वल टू 2 है, c इक्वल टू क्या है बेटा, माइनस का 3 है, एंड d इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू 4 है, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 3 आ जाएगा, 3 माइनस का 3 प्लस का 8, 3 से 3 कैंसिल, दैट इज फाइनल आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे एक कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल करना है। टू मैट्रिक्स इक्वल है तो दियर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा, A11 वाला एलिमेंट किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा 4 के। सेकेंड वाला सेकेंड के इक्वल, ये A21 के इक्वल एंड A22 के इक्वल। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम थी, बाकी इसमें कोई इतनी बात प्रॉब्लम नहीं थी। ओके, क्लियर है कि नहीं? यस और नो, कंफर्म। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ पढ़ते हैं। 9 क्या कह रहा है, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व दिस, नॉर्मल टू द कर्व दिस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, बोल रखा है एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऑप्शन टिक करना होगा तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन तो पहले ही आपने इग्नोर कर दिया कि ये ऑप्शन तो टिक नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने बता रखा है कि एक्स 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, फिर इन दो ऑप्शन की हम लोग बात कर सकते हैं। एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस का 4y माइनस का 7, 3x माइनस का 4y माइनस का 7। ठीक है, तो अब यहाँ से ध्यान समझिए, क्या है कि द पॉइंट एट विद द नॉर्मल दिस, नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व दिस, कर्व ये है, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन ये। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि कह रहा है कि जो नॉर्मल है, द पॉइंट एट विद द नॉर्मल टू द कर्व, नॉर्मल टू द कर्व पॉइंट निकालना है नॉर्मल पे, इस परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर। तो अब देखो प्रोसीजर से अगर जाओगे तो प्रोसीजर क्या कहता है कि ये हमारे पास क्या फंक्शन है, x माइनस का 1/x, हमने पॉइंट क्या ले लिया, दैट इज x1 कामा y1 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना होता है, अगर पॉइंट ऑन द कर्व है तो इस पर्टिकुलर इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन क्या बन गई, 1 बन गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कर्व को डिफरेंशिएट कीजिए, dy/dx इज इक्वल टू क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, प्लस का 1/x² आ जाएगा, प्लस का 1/x² आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया। अब देखो अगर हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो ये आ जाएगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 + 1/x1 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, द पॉइंट एट विद द नॉर्मल टू द कर्व इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, मतलब इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3/4। ये 3/4 किसके इक्वल है, 3/4 किसके इक्वल है, ये स्लोप। और ये नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप, देखो ये टेंजेंट का स्लोप आया हुआ है, तो नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर है, तो नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो ये एम्प्टी है, ये क्या है, एम्प्टी है, तो एम्प्टी इज इक्वल टू क्या है, एम्प्टी इज इक्वल टू 1 + 1/x²। तो नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप इंटू एम्प्टी का स्लोप इज इक्वल टू दैट इज -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ से नॉर्मल का स्लोप आएगा वो, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये x² प्लस का 1/x1² आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब ये कि इंटू x1² प्लस का 1/x1² इज इक्वल टू दैट इज का -1। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या जाएगा, माइनस का x1² प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल का स्लोप आ गया। अब एक्चुअल समझिए कि कह रहा है कि जो नॉर्मल है एट द पॉइंट विद नॉर्मल टू द कर्व दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस, ये नॉर्मल है, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, 3/4 के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बेटा ये नॉर्मल क्या जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन हमारे पास आ गया। तो यहाँ से जो इस नॉर्मल का स्लोप है, इस नॉर्मल का स्लोप है किसके इक्वल होगा, इस नॉर्मल का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट आपका क्या होगा, दैट इज -1 होगा। तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या होगा, 3x1² इज इक्वल टू 4x1² और प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हो, 4x1² प्लस का 4 आ जाएगा, ये 3x1²। अब यहाँ से क्या जाएगा, 4x1² माइनस का 3x1² इज इक्वल टू 4। कुल मिलाकर के x1² कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और x1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, दिस इज द प्लस माइनस का 2। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि x1 की जो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब x1 इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये 2 आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखो x1 तो डिफाइंड हो गया, 2 आएगा। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में वैसे कोई और कुछ है नहीं। ठीक है, अब y1 नहीं भी कैलकुलेट करो तब भी चलेगा, इसका क्या मतलब ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात की, यस और नो, कन्फर्म है। ठीक है, और देखो आपको हिट एंड ट्रायल से बता दूं, ठीक है, मैंने इतनी कैलकुलेशन किया प्रोसीजर से। आपको क्या करना है कि ये 2, 5/2 कहाँ पे ऑन द कर्व होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखो 2 और y की 5 रखो। तो 5/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2 प्लस का 1/2, तो 2 2 जा 4, मतलब 5/2 इज इक्वल टू 5/2 आ जाएगा, 5/2 इज इक्वल टू 5/2। तो यहाँ पे ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट इस कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, दूसरा वाले में क्या चक्कर है, अगर मान लो यहाँ पे रखते तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा था,
ठीक है, हमने इसलिए हिट एंड टाइल डायरेक्टली नहीं बताया क्योंकि ये भी पॉइंट एक्स की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रखोगे, ये 1/2 और ये 1/2 मतलब ये 5/2 आ जाएगा, तो ये भी होल्ड कर रहा था, तो इसलिए हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता, ठीक है। ये 2, 5/2 आ जाएगा। ओके, तो ये भी हम सोचते हैं हिट एंड टाइल से कि जैसे पॉइंट लाइज ऑन द कर्व हो, तो जाहिर सी बात है उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो ये पूरा प्रोसीजर था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, चलिए, तो यहाँ पे x ग्रेटर देन क्या था, 0 था, तो इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साइन इनवर्स। ये देखो यहाँ पे कोई क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा, साइन है और यहाँ पे tan इनवर्स x है। अब देखो हमारा आउटर फंक्शन साइन है, इनर फंक्शन tan है, तो tan को हम लोग क्या करेंगे, tan को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे साइन में, तो यहाँ पे थीटा लिख कर लेंगे, x इक्वल टू हमारा क्या आएगा tan थीटा। एक ट्रेंगल बना लेंगे बहुत ही फास्ट, यहाँ पे ट्रेंगल बना लिया, ये थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हाइपोटेनस क्या जाएगा, 1 प्लस का x स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, साइन थीटा जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस का x स्क्वायर। ठीक है, कुल मिलाकर के थीटा क्या जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स x अपॉन 1 प्लस का x स्क्वायर। तो यहाँ से ये थीटा वही है जो ये थीटा है, मतलब साइन इनवर्स x के प्लेस पे हम लोग यहाँ पे ये पुटअप कर सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन आ जाएगा और ये साइन इनवर्स क्या जाएगा, x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो साइन रिड्यूस होकर के क्या बचेगा, x अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बचेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ट्रेंगल मेथड से कन्वर्ट कर लेंगे, जिस पर्टिकुलर वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, उसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब कोई फार्मूला नहीं इतना याद रखना है कि हाँ टेन का फार्मूला साइन के फॉर्म में क्या होगा, कॉसेक के फॉर्म में क्या होगा, बेस्ट है ट्रेंगल मेथड का यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा ही लगा है क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेट द रिलेशन आर इन द सेट x बिलोंग्स टू z एंड x ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन 12 गिवन आर विद द रिलेशन a कॉमा b a माइनस b। ये बोला है हमसे कि a माइनस b क्या है, a माइनस b मल्टीपल ऑफ 4 है, मतलब 4 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, मतलब आपको 1 के साथ किसका पेयर ले सकते हैं, मतलब 1 को किसके साथ हम लोग लें, एक जैसे एक वैल्यू 1 दे रखी है, तो सोचो कि यहाँ पे 0 से 12, मतलब आपको सिलेक्शन करना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड दैट इज 12। तो यहाँ पे सिलेक्शन करना है जो कि मल्टीपल ऑफ 4 मतलब 4 से डिविजिबल हो। ठीक है, मॉड लगा हुआ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो 1 का 1 के साथ हो सकता है क्योंकि 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, एंड 1 का 5 के साथ हो सकता है क्योंकि 1 का 1 के साथ होगा। ठीक है, 0 के साथ बिल्कुल नहीं होगा, 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस 2 1 होता है, 1 माइनस 3 2 होता है, ये भी नहीं होगा, 1 माइनस 4 ये भी नहीं होगा, 1 माइनस का 5 हो जाएगा। यस, 1 माइनस का 5 हो जाएगा क्योंकि देखो 1 माइनस का 1 ये आपका 0 होता है, एंड 1 माइनस का 5 ये भी 0, 1 माइनस का 5 क्या आएगा, 4 आ जाएगा, जो कि मल्टीपल ऑफ 4 होगा। एंड देखो यहाँ पे 6 के साथ भी नहीं होगा, 7 के साथ भी नहीं होगा, एंड 8 के साथ भी नहीं होगा क्योंकि 1 माइनस का 8 7 आएगा, 9 के साथ हो जाएगा। यस, 1 माइनस का 9 का अमाउंट कितना आएगा, दैट इज का 8 आ जाएगा। ओके, बाकी यहाँ पे किसी के साथ बनेगा नहीं, आप चेक कर लीजिए, 1 माइनस का 9 हो गया, 1 माइनस का 10 आपका 9 आएगा, 1 माइनस का 11 10 आएगा, 1 माइनस का 12 11 आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, दिस इज द ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि जैसे जो भी पर्टिकुलर एलिमेंट दे रखा है और जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे वेरीफाई कराना रहता है कि हाँ इस इनइक्वालिटी को होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो 1 के साथ हमारे पास बन सकता है पेयर 1, 5, 9, तो जो कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई देन द वैल्यू ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेंदी हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ये ए की पावर एक्स प्लस का ए की पावर वाई लिखा हुआ है, फाइनली ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर वाई इज इक्वल टू दैट इज ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई हो जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से इससे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे ए की पावर एक्स ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, सेपरेट करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई प्लस का ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई इज इक्वल टू दैट इज 1। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की पावर एक्स यहाँ पे कैंसिल होगा, एक्सपोनेंशियल है 1 अपॉन ए की पावर वाई है तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या जाएगा, ए की पावर माइनस का वाई, यहाँ से क्या जाएगा, ए की पावर माइनस का एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, अब पर्टिकुलर ये सिंप्लीफाई हो गया, सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ पे डिफरेंशिएशन बहुत ही इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ए की पावर वाई का डेरिवेटिव ए की पावर माइनस का वाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स जाएगा, और बाकी माइनस का भी रहेगा क्योंकि वाई का कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव। ए की पावर इसका डिफरेंशिएशन ए की पावर माइनस का एक्स होगा इंटू माइनस का 1 इज इक्वल टू दैट इज 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा, आफ्टर कैलकुलेशन
डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये आपका e की पावर माइनस एक्स राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये इनटू में e की पावर माइनस एक्स है तो अपान में क्या जाएगा, e की पावर माइनस का y आ जाएगा और माइनस साइन रहेगा। तो फाइनली क्या आने वाला है, e की पावर माइनस का e की पावर ये माइनस का x है और डिनोमिनेटर में डिवीज़न में पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस का x प्लस का y हो जाएगा। तो मतलब इसको लिख सकते हैं माइनस का e की पावर y माइनस का x। तो देख लो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, माइनस ऑफ e की पावर y माइनस का x, माइनस ऑफ e की पावर y माइनस का x, इट मीन्स सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन के बाद ये क्वेश्चन इजी हो गया, अदरवाइज फिर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, डायरेक्ट तब करते हैं इक्वेशन का यूज़ करना पड़ता तो लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो ये सब सारी बातों को ध्यान में रखना होता है एग्जाम में कि डायरेक्ट चीज़ें अगर आती हैं तो हम लोग को डायरेक्ट वहाँ पे समझ में तो आता है कि डायरेक्ट हो जाएगा, बट लेंदी हो जाएगा, फिर ऑप्शन मैच कराने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, यस और नो। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। Given that matrix A and B are order 3 into n and 5 into m into 5 respectively, then the value then the order of C matrix then 5A प्लस का 3B। तो ये कह रहा है कि जो C है वो 5A इंटू क्या है, 5A 3B है, ठीक है, समझिएगा। तो अगर देखो दो मैट्रिक्स को ऐड हम लोग कब करते हैं, जब मैट्रिक्स का क्या हो, ऑर्डर सेम हो। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू एन दे रखा है एंड बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दे रखा है बेटा, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू 5 दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे ऑर्डर सेम होने मतलब क्या है, n किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, तो और 3 किसके इक्वल होना चाहिए, n को, तो 3 इज इक्वल टू m होना चाहिए या n इज इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और m इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो फाइनली m की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज का 3 और n की वैल्यू 5। इसका 3 इंटू ये 5 बनेगा, 3 इंटू क्या बनेगा, 5 बनेगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा क्या दिख रहा है, करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ओके, m और n तो इक्वल हो नहीं सकते हैं ना, तो यहाँ पे तो पॉसिबल है नहीं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन टू मैट्रिक्स को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो जाहिर सी बात है उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस का 3 sin x, देन सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू। तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली डिफ्रेंशिएट करना होता है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, दिस आ जाएगा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आएगा, 5 cos का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x आता है, ओके, एंड 3 sin का डिफ्रेंशिएशन cos x आता है। अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे d2y अपॉन dx2, तो क्या जाएगा, sin का डिफ्रेंशिएशन cos मतलब माइनस का 5 cos x आ जाएगा एंड 3 का डिफ्रेंशिएशन sin, तो मतलब माइनस का sin x, तो प्लस का 3 sin x आ जाएगा। ओके, फाइनली यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 5 का cos x माइनस का 3 sin x, जो कि हमारा ओरिजिनल फंक्शन y के इक्वल दे रखा है, मतलब ये कि माइनस वाई आ जाएगा और माइनस वाई आपका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यस और नो। तो फंक्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर डिफ्रेंशिएट करना है, आफ्टर डिफ्रेंशिएशन वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना है। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फॉर द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 5 माइनस 11 एंड 7 एडजॉइंट ऑफ ए का डैश ट्रांसपोज निकालना है। समझिएगा बात को, देखो यहाँ पे हम लोग इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से करते हैं। ये 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स है, ये क्या लिखा हुआ है 2, ये 5 माइनस का 11 एंड 7, ठीक है। तो इसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट निकालने के लिए हम लोग 2 एंड 7 को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये जो दूसरा वाला टर्म है यहाँ पे हम लोग निगेटिव साइन अप्लाई करते हैं, तो दिस इज द माइनस का 5 और माइनस यहाँ अप्लाई करेंगे तो प्लस का 11 आ जाएगा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ ए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैलकुलेट द एडजॉइंट ऑफ ए डैश, इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए का डैश क्या आएगा, यहाँ पे रो को कॉलम में, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर लो, 7 माइनस का 5 11 एंड 2, तो वहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 7 11 माइनस 5 2, 7 11 माइनस 5 एंड 2, इट मीन्स ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डैश भी देख लेना, ध्यान से देख लेना कि पता चले कि अगर डैश छूट गया तो फिर आपका ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बात समझ गई नहीं समझिए, मतलब यहाँ पे एडजॉइंट निकालने का डायरेक्ट मेथड क्या है, इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, यहाँ पे नंबर में इंटरचेंज कर दो, और जो यहाँ पे है ये वाला और ये वाला नंबर, इसमें माइनस साइन लगाना होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस साइन लगाओगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। ओके, क्लियर है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द वाई एक्सिस आर दिस। ओके, जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन है, ये एलिप्स का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, एलिप्स का इक्वेशन है, दिस एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है तो ए इज इक्वल टू 3 है, कंपेयर करोगे, एंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो बी इज इक्वल टू 4 है। तो एक्चुअल में ए लेस देन क्या है, ए लेस देन बी है, तो ये हमारा क्या बनेगा, दिस इज द वर्टिकल बनेगा, क्या बनेगा, ये वर्टिकल बनेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या आएगा, 0,4 आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा, 0,-4 आएगा, ये हमारा 3,0 आ जाएगा, ये दिस इज द -3,0। ओके, अब देखिए समझिएगा, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट और पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पहले मतलब ऐसे होगी, ये ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है। तो इसको देखो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हमको कैलकुलेट नहीं करना है। तो मतलब ये किस पॉइंट को फॉलो कर रहा है, मतलब 3,0 एंड -3,0, मतलब यहाँ से पॉइंट आ जाएगा +-3,0, जो कि आपका ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन, ठीक है। क्या ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इन्होंने बोला है टेंजेंट पैरेलल टू क्या है, वाई एक्सिस, कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा डायग्राम से भी सोचना है कि हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अगर हमसे कहता है कि टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे ये वाली पॉसिबिलिटी होती है, फिर 0,+-4 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स, पैरेलल टू वाई एक्सिस की बात कर रहा था, तो यहाँ पे +-3,0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ए लेस देन बी होता है तो ये वर्टिकली होता है, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो दिस इज द हॉरिजॉन्टली होगा। ओके, 17 क्या कह रहा है कि गिवन दैट ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू -7, देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के 3 ai2 ये ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि अब सिग्मा देख करके घबरा नहीं जाना है, ठीक है। ये नहीं कि सिग्मा गए अरे तो डर गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप सिग्मा को एक्सपेंड करिए, एक्सपेंड करने के बाद देखेंगे क्या हो रहा है। एक्चुअली 1 रखेंगे, 1 से लेकर 3 तक जाना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, a12 a12 a22 a22 a22, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज कर दिया मैंने, एंड a23 एंड a23, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, और ये ऐसा आ रहा है तो ये दिमाग में आकर अच्छा यार ये तो हमने पढ़ा था कि किसी भी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट की वैल्यू की कैलकुलेशन जब करना होता है तो उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर ईच या रो या कॉलम के एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आ जाती है। इसका मतलब ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की इक्वल है, ठीक है। ओके, क्योंकि यहाँ पे ए आई जे क्या डिनोट कर रहा है, को फैक्टर ऑफ समथिंग। तो किसी भी पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट के एलिमेंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग को फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन का सम, दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इट मीन दिस इज द -7। तो ये आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्लियर है बात कि नहीं यार, यस और नो। तो सबसे पहले सिग्मा को जैसे ओपन करोगे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू क्या है, y इज इक्वल टू लॉग है cos e⁻x। बहुत ईजी क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है, cos e⁻x आ गया। अकॉर्डिंग टू चेन रूल cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x होता है, फिर e⁻x को अगेन करोगे तो e⁻x आ जाएगा, तो sin अपॉन cos क्या आएगा, tan e⁻x आ जाएगा इंटू e⁻x। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, e⁻x माइनस का e⁻x tan e⁻x, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना है, चेन वगैरह अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। Based on the given shaded region as the feasible region in the graph at which point is the objective function z is equal to 3x plus का 9 मैक्सिमाइज की बात करना है। तो यहाँ पे कई सारे पॉइंट दे रखे हैं, दैट इज z इज इक्वल टू क्या है, 3x प्लस का 9y है। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है, जो फिजिबल रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पे शैडेड वाला, इस फिजिबल रीजन के जो कॉर्नर के पॉइंट होते हैं उस पर चेक करना होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जो भी कह रहा है फंक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना, तो ये फिजिबल रीजन है, और फिजिबल रीजन किस पर्टिकुलर कॉर्नर को लेकर के, जैसे यहाँ पे ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ठीक है। तो फिजिबल रीजन के जो पॉइंट होते हैं उस पर चेक करना होता है। तो हमारा पहला एक 0,20 है, तो 0,20 पे z की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। 3 × 0 प्लस का 9 × 20 कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना होता है, 15 पे निकालना होगा। तो क्या करेंगे हम, 3 × 15 और प्लस का 9 × 15 इज इक्वल टू, ये 45 आ जाएगा, ये कितना आएगा, 9 5 जब 45, 9 1 जा 9, 9 प्लस का 4 13, तो कितना आ जाएगा, 5 + 5 10,
अच्छा ये भी 180 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन सा, ये 5,5 है, तो 5,5 पे वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 × 5 और 9 × 5, तो कितना आएगा 15 और प्लस का 45, 45 प्लस का 5 50, 60 आ जाएगा। और फिर कौन सा पॉइंट बचा बेटा, 0,10, तो 0,10 पे जब निकालेंगे, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशन करना, जितना फास्ट आप कर सकते हैं। 0 × 10 सॉरी 3 × 0 प्लस का 9 × 10, तो फाइनली क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा। 90 आया। अच्छा तो अब देखो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या दिख रही है, मैक्सिमाइज करना, मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या दिख रही है 180। 180 कहाँ पे 180 है, नहीं 180। अब देखो 180 ये मतलब 0,20, ये 0,20 पे और ये सी पे, तो मतलब ये कि 2 पॉइंट आ गए। अब 2 पॉइंट आ गए तो 2 पॉइंट कैसे मिल रहे हैं, मतलब इन लाइन को मिलाने पे मिल रहे हैं, ठीक है। अब सिंगल पॉइंट तो है नहीं, तो इसका क्या मतलब इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, ठीक है, इन्फाइनाइट पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये 180 आएगा, मतलब मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ पे देखो अब अगर सिंगल डी या सिंगल सी लिखा होगा तब उसको टिक कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे डी भी लिखा है और सी भी लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सी डी लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस ऑल पॉइंट्स पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, ठीक है। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन दिस, लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू बताना है, और ये क्लोज इंटरवल दे रखा है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू की बात कर रहा है किसी भी इंटरवल में। तो बहुत ही ईजी होता है, इसका प्रोसीजर क्या होता है, फंक्शन को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना होता है। ये 2 cos x प्लस का x है, तो यहाँ पे f डैश x क्या आ जाएगा, 2 cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस का साइन x आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब f डैश x को 0 करोगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ से 0 करोगे तो क्या आएगा 2 sin x इज प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा sin x इज इक्वल टू दैट इज़ का 1/2, तो sin x इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा sin π/6 आ जाएगा। ओके, तो x इज इक्वल टू π/6 आ जाएगा, और π/6 इसी इंटरवल में लाई कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू किसी इंटरवल में फाइंड करने का प्रोसीजर क्या होता है, हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इस फंक्शन की वैल्यू की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे कैलकुलेशन करेंगे तो f ऑफ π/6 क्या आ जाएगा 2 × cos का π/6 प्लस का π/6, तो π/6 कितना होता है, π/6 2 × cos π/6, cos 30 के लिए होती है √3/2 प्लस का π/6 हो गया। ओके, तो इसे 2 कैंसिल, तो आपका जाएगा √3 और प्लस का π/6, ये वैल्यू आ गई f ऑफ π/6 आ गई। ओके, f ऑफ π/6 आ गई। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया हुआ है, और जो यहाँ पे इंटरवल वाले पॉइंट दे रखे होते हैं इस पर भी हमको वैल्यू की कैलकुलेशन करना होता है। किसी भी क्लोज इंटरवल की बात हो रही है, ठीक है, तो f ऑफ 0 कितना आ जाएगा 2 × cos 0 और प्लस का 0, तो cos 0 की वैल्यू होती है 2 × 1 इज इक्वल टू दैट इज़ का 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक 2 वैल्यू आ गई, यहाँ पे √3 प्लस का π/6 आ गया। अब देखो दूसरी बात π/2 पे निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा f ऑफ π/2 पे क्या आएगा बेटा 2 × cos π/2 और प्लस का π/2, तो ये cos π/2 0 होता है, तो फाइनली यहाँ पे cos π/2 कितना आ जाएगा, दिस इज द π/2 आ जाएगा। ओके, π/2 आ जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, लीस्ट वैल्यू, क्या बोला है लीस्ट। तो आप देखो इन तीनों में देखना है मिनिमम क्या है, ठीक है, मिनिमम चेक करना है, बहुत ही फास्ट चेक करना है। ये तो हमारा 2 है, ठीक है, ये π/2 कितना होता है 3.14/2, ये कितना आ जाएगा 3 × 1 = 3 एंड 3 × 1 = 3 और 1 बचेगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 20, 1.75 आ जाएगा। ओके, 1.75 आ जाएगा, 1.57 ये आ जाएगा। और यहाँ पे फिर अब इसके बारे में बात करना है, क्योंकि ये 2 है और ये 1.57 है, तो ये क्या आएगा √3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू देखो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, √3 = 1.732 एंड प्लस का π/6, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 अपान में क्या है 6, तो यहाँ पे 6 5 जा 0.5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1.7 में 0.5 ऐड किया जाए तो कुल मिला कितना आ जाएगा 2 एंड 5 प्लस का 7, यहाँ 2 पॉइंट समथिंग आ गया, 2.2 समथिंग आ गया। तो इसका क्या मतलब ये वैल्यू आपकी 2 थी और ये वैल्यू आपकी क्या है 2.2 समथिंग। लोवेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है, लीस्ट वैल्यू की बात हो रही है ना, ये 1 पॉइंट कितना है 57 है, और ये √3 की वैल्यू 1.732 होती है ना, 1.732 होती है, तो यहाँ से लीस्ट वैल्यू क्या दिख जाएगी, बोलो लीस्ट वैल्यू क्या दिखेगी यहाँ पे
5/6 प्लस का रूट 3 ऐसा तो है नहीं, लीस्ट वैल्यू ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी नहीं है। पाई बाई टू आपका 1.2, ठीक है, लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो इसका क्या मतलब पाई/2 आपका क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। क्योंकि ये पाई/2 का मतलब क्या है, यहाँ पे 3.14/2 करोगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 10, ये 1.57 आएगा, ये 2 आ ही रहा है, ठीक है। और ये पाई/6 जो जल्दबाजी मत करना, √3 की वैल्यू होती है 1.7, ये ज़्यादा हो जाएगी, जिसका मतलब पाई/2 हमारा क्या जाएगी, लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन आ जाएगी, ओके। तो किसी भी पर्टिकुलर अगर हम लोग को क्लोज इंटरवल में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। आफ्टर डिफरेंशिएशन फॉर क्रिटिकल पॉइंट f' को 0 करते हैं, 0 करने के बाद जो x की वैल्यू आती हैं उन वैल्यू पे एंड जो इंटरवल में वैल्यू दे रखी है तो उन पे हम लोग को फंक्शनल वैल्यू को कैलकुलेट करना रहता है, ठीक है। और जब वैल्यू की कैलकुलेशन हो जाती है सबसे ज़्यादा लीस्ट कह रहा है, तो इसका क्या मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी, अगर मैक्सिमम का तो सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी होगी, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ओके, थैंक यू।